दोस्तों, हमारे कुछ विद्वान साथी कह रहे थे कि ये जो अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स इकट्ठा कर रहे थे, ये कोई खाद थी। कोई कह रहे थे दिल्ली ब्लास्ट में जो है सिलेंडर फटा है। तो आप ये देख लिए कि ये डॉक्टर्स का जो टेरर मॉड्यूल जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है और जिसकी जो जड़ है वो अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, उसने कितना घातक नुकसान पहुंचाया है। और लगता यह है कि हमारे देश में जो देश की सुरक्षा है, टेररिज्म है, इसको सीरियसली हम लोग लेते नहीं हैं। थोड़ा सा आप अल्फला यूनिवर्सिटी के अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो अल्फला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो फरीदाबाद के नज़दीक है, हरियाणा में, जो कि अरावली की रेंजेस में आता है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं है। 1997 में अल्फला जो है ये अल्फला चैरिटी इंस्टीट्यूट के रूप में स्टार्ट किया गया एज अ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 2006 में इसका एक्सपेंशन हुआ इनटू एजुकेशनल ट्रेनिंग और इनमें जो है बीएड एमएड के कोर्सेज इन्होंने स्टार्ट किए। 2014 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो इसको फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और 2015 में यूजीसी की, आप देखिए कितनी स्पीड से 2015 में यूजीसी ने इसको रिकॉग्निशन दी। और 2019 में इस यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल विंग है उसको मान्यता मिल गई और वो मेडिकल विंग उसमें स्टार्ट हो गई। जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि इसमें लगभग 200 एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो आसपास का नूह का इलाका है वहाँ से, फिर कुछ कश्मीर से, बिहार से, यहाँ के लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं एमबीबीएस करने के लिए। ये जब अरावली के आसपास इतना मैसिव 76 एकड़ में कंस्ट्रक्शन हुआ तो नॉर्मली वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके अप्रूवल्स होते हैं, उसका प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ उसके ऊपर गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करें तो आपको एनजीओ वहाँ पर जो है लाल झंडियाँ लेकर नज़र आ जाएंगे। पर अल्फला के केस में ना एनजीओ नज़र आए और गवर्नमेंट ने तो उसकी जो अप्रूवल सिस्टम को चेक तो करना बहुत दूर की बात थी, बल्कि गवर्नमेंट ने उसको फटाफट एक्रेडिशन दी, रिकॉग्निशन दी और उसको यूनिवर्सिटी बनने में टाइम नहीं लगा, यूनिवर्सिटी का स्टेचर हासिल करने में टाइम नहीं लगा। जो इसके फाउंडर हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, जिनकी आज समाचार आ रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, और अभी जब मैं ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहा हूँ तब पता लग रहा है कि उसका एक भाई भी है, हुमाद अहमद सिद्दीकी, जिसको कि एमपी पुलिस ने हैदराबाद में अरेस्ट किया है, जो कि 25 सालों से गायब है। 25 सालों से वो उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे चल रहे थे, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के, कुछ राइट्स के मुकदमे थे, और उसको अभी हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है। 25 सालों से एब्सकॉन्डिंग का पता नहीं है, पर हमारी आंखें नहीं खुलती है। जो जावेद अहमद सिद्दीकी जो फाउंडर हैं, जिसको अब ईडी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनको समन किया है, जो खबरें आ रही हैं, उनका एक लंबा पुराना बैकग्राउंड है और वो पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हमारे देश में इतने बड़े कैंपस खड़े करना हो तो पॉलिटिकल कनेक्शन के बगैर तो हो नहीं सकता है। और उसके अलावा उनके ऊपर काफ़ी चार्जेस हैं पहले से। उनके ऊपर पहले जो है कुछ इस यूनिवर्सिटी में पहले से भी इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर जो है इलीगली मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है। 410 करोड़ रुपए जो है इनको पहले ईडी ने नोटिस दिए थे कि 410 करोड़ रुपया इन्होंने जो है फीस के रूप में इकट्ठा कर रखा है, जो कि लीगल इलीगल हर ढंग से कई तरीकों से इकट्ठा किया जाता है।
मार्च 2025 में नैक ने इनको सो कॉज नोटिस भेजा था कि जो ये क्लेम करते हैं कि ये नैक एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है वो गलत है और उसके ऊपर ये नैक को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट पे तो उन्होंने डाला हुआ है कि नैक एक्रेडिटेड है, पर इनको नैक की तरफ से कोई एक्रेडिशन नहीं मिली है। अप्रैल 2025 में इनकी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है रजिस्टर्ड एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं एलिज फोर्जरी के लिए, चीटिंग के लिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये है इनकी जो रेपुटेशन है। और अब आप देखें कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये रेडिकलाइजेशन का गढ़ बन गया। एनसीआर में जहां पर सब इंस्टीट्यूट्स बैठे हुए हैं, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बैठी हुई हैं, उनकी आंखों के नीचे कितना खतरनाक रेडिकलाइजेशन हो रहा है, एक्सप्लोजिव इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे देश में आतंक मचाने के लिए प्लानिंग चल रही है। पर ना वहाँ हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ना उसको कोई अता पता है। हमारी जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो तो आप शुक्र मनाइए, जो श्रीनगर के एसएसपी थे उनको उस पोस्टर में कुछ दिख गया और उसके बाद उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर स्टार्ट की। तो हम इसको एक तुक्का मान लें कि एक इंडिविजुअल ने, सिस्टम तो हमारा जो है उसको तो कोई अता पता नहीं है क्या चल रहा है, वो तो इंडिविजुअल ने इनिशिएटिव लिया कि भाई एक बार चेक करें कि असलियत क्या है, और तब ये पूरी कहानी खुलकर सामने आई। नहीं तो आप ये देखें कि सब कुछ यहाँ चल रहा है। इसके ऊपर जो है मीडिया में भी पहले भी ये यूनिवर्सिटी समाचारों में रही है। जो इनकी मिस रिप्रेजेंटेशन वाली बात मैंने आपसे कही, इसकी जो है 2023-24 में पब्लिक सिक्योरिटी जब हुई थी तो इसका जो इनके क्लेम्स थे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस के ऊपर और बाकी इनके कई डिपार्टमेंट्स के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज और काफ़ी इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस उठे थे, सवाल उठे थे पहले भी। लेकिन वही बात है कि जब नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं है तो ये सारे सवाल कारपेट के अंदर दबा दिए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये एक किस्सा सामने आ गया है, ऐसे और कितने सेटअप्स। इसको यूनिवर्सिटी कहना तो मेरे ख्याल से हास्यप्रद होगा, ये हंसने वाली बात है, पर भगवान जाने ऐसे कितने सेटअप्स जो है वो पूरे भारत में इस ढंग से फंक्शन कर रहे होंगे और वो एक्चुअली में एजुकेशन का अड्डा ना होकर वो रेडिकलाइजेशन का अड्डा बन रहे हैं। हमारा ना कोई सिस्टम है, ना कोई हमारी मेरे ख्याल से मॉनिटरिंग का कोई तरीका है, ना हम सेंसिटिव हैं इस चीज़ के बारे में कि इंटरनल सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। लोग कह रहे हैं पहले हमारे सीडीएस थे और बाकी हमारे कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं 2.5 वॉर फ्रंट। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो फ्रंट है, जो एनिमी का फ्रंट है, ये तो अंदर अलग से एक सिंगल फ्रंट तो अंदरूनी ही है। इस टाइप के जो माहौल है और ऐसा जो सेटअप अंदर हो रहा है, ऐसे सेबोटाजेस जो अंदर किए जा रहे हैं, अंदरूनी सेबोटाजेस, उनको देखकर तो लगता है कि भाई बाहर का दुश्मन तो शायद उतना तगड़ा नहीं है जितना हमारा अंदरूनी दुश्मन है। और ये एक अकेला किस्सा नहीं है, मैं आपको ऐसे कई किस्से सुना सकता हूँ। एक ऐसा ही उदाहरण है कि प्रयागराज में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी है। ये सैम हिगन बॉटम जो है वो प्रयागराज में ये कोई अमेरिकन थे, सैम हिगन बॉटम, उन्होंने स्टार्ट किया था प्रयागराज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और उसके बाद उसको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। बाद में ये पता लगा कि सैम हिगन बॉटम जो है वो धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा अड्डा है।
और यूपी में जो धर्म परिवर्तन के ऊपर एक कानून बनाया गया था 2022 में, उसके पश्चात जो है इनके ऊपर केस भी दर्ज हुए। इनके जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कोरोना के टाइम पर क्लेम किया कि वो यीशु मसीह की मदद से कोरोना को भगा सकते हैं, और उसके बारे में भी वहाँ पर काफ़ी लोकली जो है लोगों को प्रेशराइज किया गया। वहाँ पर खुलेआम धर्म परिवर्तन का और उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं, कुछ तो लोगों के गायब होने के मुकदमे हैं वहाँ से। किंतु क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई कानून है, ना हमारे यहाँ पर कोई संजीदगी है इसके बारे में, सीरियसनेस नहीं है, तो वो गोरख धंधा ऐसे ही चल रहा है। अभी हाल में ही इनको जब अरेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस था लोकल पुलिस का, उसको खारिज कर दिया कि भाई जिसने एफआईआर लॉन्च की है वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं है। तो मतलब है कि अगर जब तक आप खुद थ्रेटन ना हो तब तक आप हमारा लॉ सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि आप एक केस भी नहीं लड़ सकते सच्चाई के बेसिस के ऊपर। कानून ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप इम्पैक्टेड नहीं है तो आप उसकी पार्टी नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी सच्चाई क्यों ना हो। तो ये जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये अब आप देखिए कि जो फाउंडर है अल्फला के, कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी के अंदर गोरख धंधा चल रहा है, एक्सप्लोजिव इकट्ठे हो रहे हैं, डॉक्टर्स रेडिकलाइज हो रहे हैं, और जो है वो इस टाइप की वहाँ पर एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, टेरर रिलेटेड प्लानिंग चल रही हैं। अगर वो अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर देते तो शायद हजारों लोग मारे जाते। पर हम सोसाइटी के रूप में भी शायद हम नहीं जागना चाहते हैं, और हमारा जो ढांचा है, जो हमारा सिस्टम है, वो भी कुछ टाइम के लिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तब तो एक्टिव नजर आता है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो ये सब चलना ही नहीं चाहिए, ये सब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। एनसीआर में जहाँ पर सारे देश का प्रशासन बैठा हुआ है, वहाँ हो रहा है। सारे नियमों को, सारे कंप्लायंसेस की धज्जियां उड़ाकर हो रहा है। ये हम लोगों को सबको एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सोचने की जरूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी हमको सीरियसली लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रेडिकलाइजेशन का इतना बड़ा अड्डा बन सकता है तो कहीं भी हो सकता है। तो ये जो है थोड़ा सा एक हमको अवेयरनेस अपने आप में, समाज में, हमारे सिस्टम में, ढांचे में लाने की जरूरत है, ताकि हम ये जो थर्ड फ्रंट खड़ा होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, और ये आगे जाकर पता नहीं कितना भयानक रूप ले सकता है, हम इसको पहचाने, जाने, और हम इसके ऊपर जो है कंट्रोल कर सकें इसको, ताकि समाज में सिटीजन, भारत के लोग आराम से रह सकें। पता नहीं अल्फला जैसे कितने सेटअप्स और भारत में ऑपरेट कर रहे होंगे जिनके बारे में ना हमको जानकारी है, ना हमें परवाह है। ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये किसी दिन हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।